नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका जीव विज्ञान एजुकेटर, बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकता की, जैसा कि आप लोगों को पता ही है और पिछले कुछ लेक्चर्स आपने देखे हैं। यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, कौन है मेंडल, क्या है आनुवंशिकता, ये मैं फिर से बताना चलूँगा आपको। आनुवंशिकता, आनुवंशिक गुण, वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक गुण कहते हैं। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। सबसे पहले ये बात बताई थी मेंडल ने, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आई थी। ये हमने डिस्कस किया था। ये मेंडल ने बताया था कि आनुवंशिकता होती है, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको लेकर जाने वाले कारक कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें मेंडल ने पहले बताई थी, परंतु जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उस समय के जो लोग थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके समझ से ये परे था, उनकी समझ में नहीं आई। लेकिन बाद में कई लोगों ने रीडिस्कवरी, पुनः खोज की मेंडल के नियमों की, जिनकी हम बात करेंगे आगे के कुछ लेक्चर्स में। तो सबसे पहले मेंडल के नियम क्या है, आज हम बात करेंगे मेंडल के नियम की। अभी कुछ लेक्चर्स पिछले हुए जिसमें हमने मेंडल के नियमों की बात नहीं की, मेंडल के कार्य की बात की, उसके जीवन परिचय की बात की, उन शब्दावली की बात की हमने, जो शब्दावली यहाँ पर उपयोग में हो रही है, परंतु हमने अभी तक इसके नियमों की बात नहीं की। यहाँ पर आज हम बात करेंगे मेंडल के नियमों की। तो मेंडल के नियम, सबसे पहला मेंडल का प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसी को आप विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और इसी के साथ तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल के जो नियम हैं, उन नियमों के नाम यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, और इन नियमों को समझाना बहुत आसान है, समझना उससे भी आसान है। तो आप लोगों के लिए बहुत, अगर आप लोग सीधा ही लेक्चर देखते हैं, डायरेक्ट पिछले लेक्चर नहीं देखें, तो आनुवंशिकता में एक सिंपल सा रूल, ये मैथ्स की तरह है। आप पिछला अगर नहीं देखें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये पुराना से जुड़ा हुआ है। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ये समझ में आ जाएगा कि मेंडल ने अपने नियमों को किस प्रकार, किस तरह से प्रतिपादित किया और कैसे उनको समझाया और कैसे उसके नियम सही हैं, ये मेंडल ने बताया। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम की। तो हम बात करेंगे मेंडल के प्रभाविता के नियम की। तो यहाँ पर प्रभाविता के नियम, नाम से पता चल रहा है, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम से पता चल रहा है। प्रभाविता मतलब जो प्रभावी है। तो मेंडल ने ये कहा था F1 पीढ़ी में वह प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा। मेंडल ने ये कहा था F1 पीढ़ी में वह प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा। तो जो प्रभावी होगा वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब देखो ये है क्या प्रभावी अप्रभावी। जब हमने एक संकरण किया था, हमने कैपिटल टी का क्रॉस करवाया था हमने स्मॉल टी के साथ, ठीक है। और इसके बाद में आपको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हुआ था, ठीक है। ये पौधे थे शुद्ध लंबे, ये पौधे थे शुद्ध लंबे, ध्यान से देखें, ये पौधे थे शुद्ध बौने, ये पौधे थे शुद्ध बौने। तो यहाँ पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के मध्य मेंडल ने संकरण कराया, और इसके बाद में जो पौधे मेंडल को मिले थे, ये पौधे आपके और मेरे हिसाब से, या तो अब ऐसे ही होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि सिंपल सा कि ये पौधे बीज के लक्षणों वाले होने चाहिए, क्योंकि इसमें 50% देखें, ये 50% लक्षण, जैसे कैपिटल टी किससे आया है यहाँ से, तो 50% लक्षण इससे आए हैं, ये 50% लक्षण इससे आए हैं, ठीक है। और ये जो 50% लक्षण है ये इससे आया है, ठीक है। तो दोनों के 50-50% लक्षण आए हुए हैं। तो इस स्थिति में तो ये हमें ऐसा ही लगना चाहिए ना कि ये पौधा मध्यम आकार का होना चाहिए, ना अधिक लंबा है लंबे पौधों के समान, ना ही ये बौना है बौने पौधों के समान। परंतु जब मेंडल ने देखा तो मेंडल को ये पौधा लंबा मिला। ये एक्चुअल में होना तो इस तरह से चाहिए था, ये लंबे पौधे हैं, ये बौने पौधे हैं, और मेंडल को जो पौधे मिले वो इस तरह के होने चाहिए थे, इस तरह के होने चाहिए थे। बिल्कुल सरल सा यही है, ऐसा देखने से ऐसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो है आपके कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिर ये पौधे ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था।
सभी पौधे जो मिले वो इसके समान लंबे थे। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पाया कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। मेंडल ने कहा था कि जो विषम युग्मजीय अवस्था है इसमें हमेशा जो प्रभावी लक्षण होंगे वो दिखेंगे, और F1 पीढ़ी तो विषम युग्मजीय है। ठीक है, मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने ये भी बताया था कि यहाँ पर जब आप क्रॉस करवा रहे हैं, इसका संकरण करवा रहे हैं किसी भी शुद्ध लंबे का शुद्ध बौने से, तो F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में आपको विषम युग्मजीय प्राप्त होंगे। इस F1 पीढ़ी में आपको विषम युग्मजीय प्राप्त होंगे। तो इस F1 पीढ़ी में जब विषम युग्मजीय प्राप्त हो रहे हैं तो विषम युग्मजीय में वही दिखाई देता है जो प्रभावी होता है। जैसे ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, तो ये यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करेगा, अपने आप को दर्शाएगा, और इस वजह से यहाँ पर स्मॉल टी अब दिखाई नहीं देगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जब हमने बात की यहाँ पर नियमों की, तो यहाँ पर हम चलते हैं फिर से प्रीवियस स्लाइड पर, इस स्लाइड पर। तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम अगर आपको समझाना है, समझना है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में आपसे पूछते हैं प्रभाविता के नियम का वर्णन करें, इसको समझाइए, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें आप प्रभाविता के नियम में इतना तो लिखेंगे कि मेंडल ने ये कहा था कि वे लक्षण जो प्रभावी होंगे वे अपने आप को, स्वयं को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करेंगे। ये तो प्रभाविता का नियम हो गया, परंतु इसको आप समझाएंगे कैसे? इसके लिए आपको करना होगा एक संकरण, और वो होगा एक संकर संकरण। मेंडल ने अपने इस नियम को समझाया था एक संकरण द्वारा। ठीक है, तो आपको भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करना है तो एक संकरण के द्वारा आपको इसको समझाना होगा। इसी प्रकार ये युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर विसंयोजन का नियम, इस नियम को भी मेंडल ने एक संकर संकरण के प्रयोग द्वारा ही समझाया था। एक संकर संकरण, यहां पर भी ये एक संकरण का प्रयोग है जिसके द्वारा मेंडल ने इसको समझाया। तो ये दोनों ही नियम एक संकर संकरण के प्रयोग द्वारा समझाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसका ओवर आइडिया, जो उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सामान्य जानकारी, वो हमें पता होनी आवश्यक है। यदि हमें उसके बारे में सामान्य जानकारी मिल चुकी है, सामान्य जानकारी हमारे पास है, तो हम उसकी दूसरी जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं, उसको आसानी से समझा भी सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब बात करेंगे हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने समझाया था अपने द्विसंकरण संकरण के प्रयोग से। ध्यान रखें आप, मेंडल का द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग है, इसके द्वारा मेंडल ने अपने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाया था। ठीक है, ये क्या है हम बात करेंगे इसकी। हम फिर से चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जो हम बात कर रहे थे एक संकर संकरण की, प्रभाविता के नियम की। तो प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए आपको एक संकर संकरण पूरा नहीं बताना, बस इतना सा, F1 पीढ़ी तक, आपको F2 पीढ़ी तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछते हैं प्रभाविता के नियम को समझाना है, तो प्रभाविता के नियम में आप एक संकर संकरण को समझा सकते हैं, लेकिन आपको इसको पूरा एक संकर संकरण को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस F1 पीढ़ी तक ही इसे लिखकर आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बिल्कुल जैसे मेंडल ने ये कहा था, कभी भी बीज के लक्षण, ये जो बीज के लक्षण है, ये बीज के लक्षण कभी प्राप्त नहीं होंगे। मेंडल ने ये कहा था F1 पीढ़ी में आपको कभी भी बीज के लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। मेंडल ने ये कहा था आपको हमेशा ऐसे लक्षण प्राप्त होंगे जो प्रभावी होंगे। देखिए, अगर यहाँ पर बौनापन प्रभावी होता ना, तो बौने पौधे होते सारे। ये मेंडल के कंट्रोल में नहीं था, ये मेंडल ने डिसाइड नहीं किया, ये तो मेंडल ने जो देखा वैसा बताया, और हम वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसा हमें मिलता है प्रकृति में। हम प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम उसके साथ में बदलाव नहीं कर रहे, हम बस जो प्रकृति में है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे भी, अब जो भी हो, ये पौधे अगर लंबे हैं तो हमने ये माना कि प्रभावी है, इसलिए पौधे F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में जो मिले हैं वो प्रभावी है, और हमेशा प्रभावी ही प्रदर्शित होता है विषम युग्मजीय अवस्था में, और F1 पीढ़ी में भी वही प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा। यही लिखा हुआ है। मेंडल ने कहा था विषम युग्मजीय अवस्था में सदैव प्रभावी लक्षण वाले ही प्रकट होते हैं। कभी भी बीच में ऐसे लक्षण प्राप्त नहीं होते, बीज के लक्षण आपको प्राप्त नहीं होंगे
जो बीज के लक्षण है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलाकर कि एक लाल फूल है और एक सफेद फूल है तो लाल और सफेद फूल मिलकर गुलाबी फूल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये मेंडल ने कहा था, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। ऐसा हो सकता है कुछ पाठों में हम देखेंगे मेंडल के अपवाद में, याद रखें मेरी बात, हम आगे मेंडल के अपवाद पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि मेंडल के कुछ अपवाद हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से वो ऐसे भी मिलते हैं हमें जिसमें बीज के लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ मेंडल की बात कर रहे हैं तो मेंडल के अनुसार जो F1PD में मिल रहा है वो प्रभावी है, ठीक। वो प्रभावी जो है वो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। उसमें प्रभावी भी होगा अप्रभावी भी होगा, लेकिन प्रदर्शित प्रभावी ही होगा। अप्रभावी स्वयं को प्रदर्शित नहीं करता, ना ही विषम युग्मजीय अवस्था में, ना ही F1PD में। ये मेंडल ने कहा था, ठीक है। बौने पौधे के मध्य संकरण कराने पर, कोई भी आप लंबा या बौना पौधा है तो उसके मध्य अगर आप संकरण करवा रहे हैं तो F1PD में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, कभी भी मध्यम लंबाई के प्राप्त नहीं होते। बिल्कुल सिंपल या सरल सा लिखा हुआ है जो आपने देखा, ठीक है। हम चलते हैं हम अपने आगे। ये देखें एक संकर संकरण, ये फिर से आ गया, ये मैं इसको लेकर आया हूं यहां पर आप लोगों के लिए। एक संकर संकरण का प्रयोग ये मैं इसीलिए लेकर आया हूं, आप देखें ध्यान से क्या किया था। ये शुद्ध लंबा पौधा है, लक्षण था पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई। तो जब हम बात करें पौधे की लंबाई की, तो पौधे की लंबाई में शुद्ध लंबा पौधा भी है, शुद्ध बौना पौधा भी है। तो यहाँ पर शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधे के मध्य जब मेंडल ने संकरण कराया तो देखें ये सभी पौधे 50% लक्षण इसके हैं और 50% लक्षण इसके हैं। तो दोनों के 50-50% लक्षण यहाँ पर उपस्थित हैं, परंतु फिर भी सभी पौधे, ये शुद्ध अशुद्ध छोड़ो, बस आप ये देखो लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है लंबे। ये सभी पौधे लंबे हैं, ठीक है। अब होंगे तो अशुद्धि संकरित लंबे होंगे ना, क्योंकि इसमें 50% लक्षण इसके भी तो हैं, तो 50% लक्षण इसके हैं तो ये पौधे वैसे भी संकरित लंबे ही होंगे। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल सरल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक लाइन में मैं पूरी करूंगा इसको, फिर आगे नेक्स्ट संकरण पर हम चलेंगे। बात छोटी सी इतनी सी है, मेंडल ये कहा था कि F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करता है और अप्रभावी स्वयं को प्रदर्शित नहीं करेगा। होगा उपस्थित होगा वो, लेकिन प्रदर्शित नहीं करेगा। दिख रहा है आपको, आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पर प्रभावी भी है अप्रभावी भी है F1PD में, लेकिन जो दिख रहा है, जो प्रदर्शित हो रहा है वो कौन है? वो सिर्फ प्रभावी लक्षण है। और प्रभावी लक्षण कौन है? पौधे की लंबाई, लंबापन प्रभावी लक्षण है। चले हम अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। हमारे अगला नियम जो मेंडल का दूसरा नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम तथा विसंयोजन का नियम। अब ये दो नियम यहाँ पर साथ में है, दो सेम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा विसंयोजन का नियम। क्या है इसके अंदर? मेंडल ने ये पाया था कि F1PD में वही प्रकट होते हैं जो प्रभावी हैं, परंतु इसका मतलब ये है क्या कि जो अप्रभावी है वो नष्ट हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था F1PD में वह दिखाई दे रहे हैं जो प्रभावी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अप्रभावी है वो नष्ट हो गए। अप्रभावी अभी भी उनके पास और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखें, यहाँ पर जैसे आपको मिला था F1PD के अंदर कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। इसमें प्रभावी कौन है? कैपिटल T जीन प्रभावी है, स्मॉल t जीन यहाँ पर अप्रभावी है कैपिटल T के साथ, ठीक है। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब आपने इसका इसी के साथ में क्रॉस कराया, जब आपने इसका इसी के साथ में स्वयुग्मन कराया, तो इसका इसी के साथ स्वयुग्मन कराने पर आपको प्राप्त क्या होगा? आपको यहाँ पर जो मिला था, याद करें, कैपिटल T, उसके बाद में मैंने लिखा था यहाँ पर दो बार आपको मिले थे कैपिटल T स्मॉल t, और आपको मिले थे स्मॉल t। ध्यान दें, ये स्मॉल t इसने स्वयं को पृथक किया है, इसने स्वयं को अलग किया है, अपने आप को यहाँ पर अलग कर लिया और समयुग्मजीय अवस्था में स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? विसंयोजन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? विसंयोजन। जीन एक दूसरे से अलग हुए और फिर से ये मिलकर, इसने अपने जी जैसे एक दूसरे जीन के साथ मिलकर एक युग्म विकल्पी
जो बना है ये है अब स्मॉल टी और ये है शुद्ध बौना। तो ये ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गया, छुप गया, ये यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, परंतु अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में ये स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये है आपके नियम। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो मैंने लिखा है युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है और कई लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैंने लिखा, एक मैं लिख देता हूँ इसको, युग्मकों की शुद्धता। तो एक लाइन में आपके लिए लिखूंगा, युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं, युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं। ठीक है, ध्यान दें आप, युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। जैसे ये जो है ये पौधा है, ये पादप है, शुद्ध बौना पौधा, ये है शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पादप है, ये सभी अशुद्ध लंबे पादप हैं, पौधे हैं ये। तो ये पादपों की बात हो रही है। परंतु जैसा कि मैंने कहा था, जब आप जनन करवाते हैं तो उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे देखें, इसका इसी के साथ करवाना है, ये तो था, इसका आपको इसी के साथ में करवाना है। तो क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं अब चेकर बोर्ड नहीं बना रहा, कुछ अलग तरह से। जैसे ये है, इसका इसके साथ में आप अगर जनन करवाते हैं, इनका आप जनन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ये जीव है, ये पादप है, ये पादप संकरित लंबा है, ये पादप भी संकरित लंबा है। और जब इनमें युग्मकों का निर्माण होगा, तो युग्मकों का निर्माण होने पर आधे युग्मकों में ये जाएगा कैपिटल टी, और आधे युग्मकों में ये। जैसे मान लें 2 युग्मक बने हैं, तो एक युग्मक में कैपिटल टी होगा, एक युग्मक में स्मॉल टी। इसमें भी एक युग्मक के अंदर कैपिटल टी होगा और एक युग्मक में स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक युग्मक है, ये एक युग्मक है, ये एक युग्मक है और ये एक युग्मक है। तो ये युग्मक कैसा है? शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, अशुद्ध लंबा, कैसा है? ये बिल्कुल शुद्ध युग्मक है। देखें ध्यान से, इसमें एक ही टी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब एक ही है, कैपिटल टी है, तो ये शुद्ध है। कैपिटल वैसे स्मॉल से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन बात तो यही है कि यहाँ पर ये लंबा कैसा है, शुद्ध लंबा लक्षण इसके पास में है। इसके पास में कैसा लक्षण, ये स्मॉल टी, शुद्ध बौना, शुद्ध है ना, बिल्कुल अकेला टी है इसके पास में, अकेला छोटा टी है। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी और अकेला। इसकी अगर बात करेंगे तो स्मॉल टी है और वो अकेला है। परंतु जब इनसे आप जनन करवाते हैं, जैसे करवाएं, ये रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो यहाँ मिला। जैसे इसका क्रॉस आपने करवाया, इसके साथ आपको मिला कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाया आपने, इसके साथ आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ अब इसका क्रॉस आप करवाएंगे इसके साथ, तो आपको मिलेगा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ में, तो यहाँ मिलेगा आपको स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये यहाँ पर मिले हैं आपको ऐसे पौधे जो संकरित लंबे हैं, ये ऐसे मिले हैं जो शुद्ध बौने हैं, और ये पौधे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं जो शुद्ध लंबे हैं। तो यहाँ देखें आप, यहाँ क्या हुआ है, इसने इस स्मॉल टी ने स्वयं को अलग किया, पृथक किया, और उसके बाद में अपने आप को इसने प्रदर्शित किया। तो ये युग्मक बने। युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, युग्मक कभी भी आपको अशुद्ध नहीं मिलेंगे। ये सिंपल सा टॉपिक यहाँ पर था। इसको अगर मैं द्विसंकर संकरण से समझाऊं, वैसे तो मेंडल एक संकर संकरण से समझाया था, परंतु अगर मैं आपको इसको द्विसंकर संकरण से समझाऊं तब भी आपको समझ में आएगा, बड़ा आसानी से और समझ में आ जाएगा, आपको वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी द्विसंकर संकरण की। तो यहाँ पर द्विसंकर संकरण जो मेंडल ने किया था, उसमें क्या लिया था उसने, वहाँ पर उसने सेलेक्ट किए थे 2 लक्षण, और वो 2 लक्षण कौन से थे, 2 लक्षण चुने थे उसने। मैं लक्षण नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, उनके अलील, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसका क्रॉस करवाया, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, क्या मिला था, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, यही मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर ये है संकरित पीला, संकरित गोल, संकरित पीला, व मैं लिख देता हूं संकरित पीला, संकरित
गोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास में संकरित पीला संकरित गोल है। अब ये किस प्रकार से है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे इनका क्रॉस करवाना आपस में, ठीक है, इनका दोनों का। यहाँ पर देखें ये झुर्रीदार स्मॉल आर जो झुर्रीदार के लिए ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा, या स्मॉल वाई जो हरे रंग के लिए है ये स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही जो अप्रभावी हैं ये स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो जब ये स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनको प्रदर्शित करवाना है। ये स्वयं को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कब करेंगे, F2PD में। F2PD में ये स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कैसे, उसके लिए हम यहाँ पर जब उसको आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा युग्मकों का निर्माण। देखें युग्मक, जो इससे युग्मक बनेंगे कैपिटल Y कैपिटल R, एक युग्मक ये बनेगा, दूसरा युग्मक इसके अंदर कैपिटल Y स्मॉल r, तीसरा युग्मक स्मॉल y कैपिटल R, चौथा युग्मक स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। तो यहां पर 4 युग्मक बने। अब मुझे आप ये बताएं, आप ये देखें इसमें ये कैसा है दिखने में, जब मैं इसकी बात करूंगा कैपिटल Y कैपिटल R की, ये युग्मक शुद्ध पीला व शुद्ध गोल, ठीक है। इसका लक्षण क्या होगा, शुद्ध पीला व शुद्ध गोल। इसी तरह से दूसरा युग्मक कैपिटल Y स्मॉल r, ये जो युग्मक है ये कैसा है, शुद्ध पीला व शुद्ध झुर्रीदार, ठीक है, क्योंकि कैपिटल Y है जो पीले रंग के लिए है, स्मॉल r है झुर्रीदार के लिए है, तो ये शुद्ध पीला व शुद्ध झुर्रीदार। इसी प्रकार से यहाँ पर स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y किसके लिए है, स्मॉल y है हरे रंग के लिए, तो ये शुद्ध हरा, और कैपिटल R की जब हम बात कर रहे हैं तो ये गोल, शुद्ध गोल, ठीक है। तो ये युग्मक है, आप मेरी बात समझें आप, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, और ये मैं बस इतना ही बता रहा हूँ आपको कि युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। पादप शुद्ध हो सकता है, पादप संकरित हो सकता है, ठीक है, पादप शुद्ध भी हो सकता है और संकरित भी हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों हो सकते हैं। कोई प्राणी शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, जैसे आप लोगों के पास अगर डॉग है, कुत्ते पालते हैं, तो कुत्तों में कुछ नस्लें आती, ब्रीड्स आती, जैसे मैंने शायद कल भी डिस्कस किया था। तो कुत्तों में कुछ नस्लें आती हैं, उनकी कुछ ब्रीड्स होती है, जैसे पोमेरियन है, लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, तो अलग अलग तरह से कुछ इनकी नस्ल होती है। तो कुछ नस्लें होती है जो बिल्कुल शुद्ध होती है, कुत्तों की कुछ नस्लें होती है जो बिल्कुल शुद्ध होती है, और कुछ नस्लें ऐसी होती है जो संकरित होती है, ठीक है। तो जो जीव है वो शुद्ध हो सकता है और वो संकरित हो सकता है, और चाहे प्राणी है चाहे पादप है, दोनों चलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी भी युग्मक की, तो युग्मक हमेशा शुद्ध ही होंगे, युग्मक अशुद्ध नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस इतना आप इसमें ध्यान रखें। चलते हैं अब अगले अपने स्लाइड की तरफ, और इसी नियम पर हम पुनः आते हैं। पढ़ें इसको, जो यहाँ लिखा हुआ है, मेंडल ने अपने प्रयोग में पाया कि F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि उनके कारण वो नष्ट हो जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। यह प्रभावी लक्षण साथ में बने रहते हैं। इनमें स्वयुग्मन कराने पर, इस F1PD में यदि आप स्वयुग्मन करवाते हैं तो स्वयुग्मन कराने पर आपको ये मिल जाएंगे। F2PD के अंदर इनमें स्वयुग्मन कराने पर युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक पुनः एक दूसरे से पृथक, देखो कारक शब्द आया है यहाँ पर, यहाँ आप देखें ये कारक शब्द क्यों आया है, ये कारक शब्द किसको बता रहा है, जीन को। जैसे मैंने अभी जब आपको समझाया था, मैंने यहाँ जीन शब्द का उपयोग किया था, परंतु जीन शब्द का उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि मेंडल का मैंने आपको बताया था। अब याद रखें, फिर से बताता हूँ आपको, जब हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंडल की जानकारी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी हम मेंडल का पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जीन शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेंडल ने जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था। मेंडल ने जीन शब्द के बारे में उसको जानकारी नहीं थी, तो वहां उसने शब्द उपयोग किया था, वो था कारक। तो यहाँ जो ये है कैपिटल और स्मॉल टी कारक है, ये कारक पुनः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यही लिखा हुआ है। तथा एक युग्मक प्रभावी कारक का दूसरे अप्रभावी कारक का होता है। तो ये देखें, ये पृथक हो गए, दोनों पृथक हो जाएंगे एक दूसरे से। जैसे इसको अगर हटाएं हम, इसका युग्मकों का निर्माण होगा, तो युग्मकों का निर्माण में दोनों एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यही तो लिखा हुआ है। एक युग्मक प्रभावी कारक का, वो दूसरा अप्रभावी कारक का होता है। F2PD में अप्रभावी कारक स्वयं को पृथक कर लेते हैं,
और साथ में प्रकट भी करते हैं। अतः इसे युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का या विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल सा एक नियम था, और ये नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये था विसंयोजन का नियम, ये था पृथक्करण का नियम। ठीक है, जिसमें युग्मक शुद्ध होते हैं, आपको इतना याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है, जो लक्षण स्वयं को प्रकट नहीं कर रहा है F1 पीढ़ी में, वो F2 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करेगा मेंडल के अनुसार। ठीक है, ये सब मेंडल के अनुसार पढ़ रहा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ना ये खोज मेरी है ना किसी और वैज्ञानिक की, ये सारी खोज मेंडल की है। चले चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, अगले नियम की ओर। अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये स्वतंत्र अपव्यूहन क्या है? स्वतंत्र का मतलब समझते हैं आप लोग, बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। अपव्यूहन, अपव्यूहन जो अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है किस प्रकार से, इसको कहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन मैंने अभी बताया था, मैं फिर से यहाँ चलूंगा प्रीवियस स्लाइड पर। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि प्रभाविता का नियम अगर समझाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए आपको जो एग्जाम्पल लिया था, जो उदाहरण लिया था मेंडल ने, वो उदाहरण था एक संकरण का। ठीक है, जब आप भी एग्जाम में समझाएंगे तब आप भी यहां पर एक संकरण का उदाहरण लेंगे और उसी के माध्यम से आप इसको समझाएंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट अगर हम बात करें युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस नियम को इसको समझाने के लिए भी आप उपयोग में लेंगे एक संकरण का नियम, जो मैंने अभी पहले बताया था। एक संकरण का नियम ही यहां पर आप एक संकरण का जो प्रयोग है उसी प्रयोग का आप उपयोग करेंगे, लेकिन यहां पर ये प्रयोग आपको पूरा समझाना होगा। ठीक है, अंतर क्या है? यहां पर इस प्रयोग आपको पूरा समझाना होगा। F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी दोनों पीढ़ियां, यहां पर आप F1 व F2 दोनों पीढ़ियां आप समझाएंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्रभाविता के नियम की, तो आप सिर्फ F1 पीढ़ी समझाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। सिर्फ F1 पीढ़ी तक भी आप समझाकर इसको पूरा कर सकते हैं, उसमें भी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। अब हम बिल्कुल चलेंगे तीसरे नियम की ओर। ये रहा तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको समझाने के लिए आपको प्रयोग जो लेना पड़ेगा वो प्रयोग होगा मेंडल का द्विसंकर संकरण। यह है मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग द्वारा आप स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझा सकते हैं। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखें, वहां आपने किया था, उस प्रयोग को याद करें आप। उस प्रयोग में क्या था, ये लिखा हुआ हम बाद में पढ़ेंगे, जो भी लिखा हुआ उसको हम देखेंगे, परंतु हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उसमें हुआ क्या था। वहां पर आपने क्रॉस जो कराया था, जो संकरण करवाया था, वो किसका था? कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इसको थोड़ा सा मैं और साइड में ले लेता हूँ। कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, इसका संकरण आपने करवाया था स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। और जो आपको मिला, जो आपको प्राप्त हुआ था F1 पीढ़ी में, जो आपको F1 पीढ़ी में मिला, वो था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, आप लोगों को याद होगा वो प्रयोग द्विसंकर संकरण का। अगर याद है तो ये नियम बहुत आसानी से समझ में आएगा, नहीं याद है तो प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में ये मिले। अब F2 पीढ़ी में क्या किया, इसका क्रॉस इसी के साथ, इसका जनन इसी के साथ करवाया। ठीक है, इसका संकरण इसी के साथ जब करवाएंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप मिले थे मेंडल को F2 पीढ़ी में। जब हम बात करेंगे F2 पीढ़ी की, तो F2 पीढ़ी का जो लक्षण प्ररूप है, F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप क्या था? F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्ररूप मिले वो क्या थे, देखें ध्यान से। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर।
अब ये क्या किया मैंने, देखें ध्यान से इसको, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, अगर किसी में भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर है तो कैसा होगा, वो पौधा दिखने में लंबा, यहाँ लंबा नहीं पीला आएगा यहाँ पर, तो बीज थे तो बीज पीला होगा और गोल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्मॉल वाई लिखूँ या स्मॉल आर लिखूँ तब भी ये होगा तो पीला गोल ही, या फिर यहाँ पर मैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिखता हूँ तब भी होगा तो पीला गोल ही, इसीलिए मैंने यहाँ पर डैश करके छोड़ दिया। मेरी बात समझें, ये जो मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है यहाँ पर कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, इस रिक्त स्थान में कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर भी, कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है, चाहे कुछ भी आए ये रहेगा तो पीला गोल, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मॉल वाई नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4, थोड़ा सा नंबरिंग से पढ़ना इजी रहेगा। तो यहाँ पर स्मॉल वाई और कैपिटल आर, अब आप ये मत सोचना यहाँ मैं इसके बाद में कैपिटल वाई लिख दूंगा तो ये पीला हो जाएगा, ये है कैसा, ये है हरा, ये हरा होगा ना, तो स्मॉल वाई है तो ये हरा है और ये होगा आपके गोल, ये हरा और गोल है। क्यों, क्योंकि देखिए इस स्मॉल वाई के बाद में मैं कैपिटल वाई नहीं लिख सकता कभी भी, मैंने आपको बताया था कभी भी स्मॉल के बाद में कैपिटल नहीं आएगा। एक ही युग्म विकल्प की जब हम बात करते हैं तो हम कभी भी स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखते, हम कभी भी स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिखते, हम हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर लिखते हैं, हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखते हैं। तो ये सही है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। तो यहाँ पर स्मॉल वाई है, इसके बाद में स्मॉल वाई ही आएगा, तो आप अगर स्मॉल वाई लिखेंगे तब भी ये होगा तो हरा ही, कैपिटल वाई तो आएगा नहीं। इस कैपिटल आर के बाद में अगर आप कैपिटल आर लिखेंगे तब भी गोल होगा, स्मॉल आर लिखेंगे तब भी गोल होगा, समझ में आया। यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, इसके बाद में चाहे कुछ भी आए होगा तो ये पीला, और इस स्मॉल आर के बाद में आप कुछ भी लिख दें, चाहे कुछ भी कैसे लिख सकते हैं आप, कैपिटल आर नहीं लिख सकते है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, यहाँ आप कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ स्मॉल आर ही लिख सकते हैं, और जब स्मॉल आर लिख दिया पहले तो यहाँ पर ये झुर्रीदार आ जाएगा, ये होगा झुर्रीदार। आप यहाँ पर कैपिटल आर नहीं लिख सकते, कैपिटल आर किसी स्थिति में यहाँ पर नहीं आएगा, जब कैपिटल आर आएगा ही नहीं तो ये गोल होने की संभावना नहीं है। और ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर है, तो इस स्मॉल वाई के बाद में स्मॉल वाई आएगा, इस स्मॉल आर के बाद में भी स्मॉल आर ही यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार ये होगा हरा व झुर्रीदार। तो आपको अनुपात क्या मिला था, 9 3 3 1, यही था, याद आया आप लोगों को, यही तो अनुपात था, यही तो मिला था हमें। अब यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ये जो है, आप देखें ध्यान से, इस कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई है क्या। अब मैं आपको समझा रहा हूँ स्वतंत्र अपव्ययों का नियम, ये तो मैंने आपको पुराना याद दिलाया था। अब देखें ध्यान से, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, यहाँ मुझे क्या मिला है, यहाँ पर जिनकी मैं बात करूँगा स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, मैंने इन दोनों को लिया है, किसको लिया है मैंने, एक तो इसको लिया है और एक इसको लिया, 2 नंबर और 3 नंबर को लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल आर है, क्या ये कैपिटल आर अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, सुने ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर साथ में है, तो कैपिटल वाई अपना पीला रंग प्रदर्शित कर रहा है कैपिटल आर के साथ में, ये कैपिटल आर अपना गोल आकृति जो लक्षण है उसको प्रदर्शित कर रहा है कैपिटल वाई के साथ में। परंतु जब यहाँ पर एक दूसरे पृथक हो गए, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक दूसरे के साथ नहीं है, यहाँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी ये आर अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखें ये लिखा हुआ, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर हरा व गोल, ये आर अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये पौधे में जो बीज है ये बीज गोल है, इसका मतलब क्या है, ये आर कैपिटल वाई के बिना भी, ये देखें यहाँ पर ये आर इस वाई के बिना भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये जो कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई भी इस आर के बिना, कैपिटल आर के बिना अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। जैसे देखें इसमें पुनः यहाँ आ जाए, यहाँ पर ये कैपिटल वाई है लेकिन इसके साथ में स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के बिना भी अपना लक्षण पीले रंग का प्रदर्शित करेगा। ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल वाई
स्मॉल आर। तो ये बीज पीले रंग का है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब आप दो लक्षण ले रहे हैं तो दो लक्षण के जो युग्म विकल्पी हैं, दो लक्षणों के जो एलील हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। जैसे वो एक दूसरे के साथ स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है, उसी प्रकार कैपिटल वाई बिना आर के भी स्वयं को प्रदर्शित करेगा। और यही बात कैपिटल आर पर भी लागू होती है। ये कैपिटल आर जिस प्रकार से अपने आप को कैपिटल वाई के साथ प्रदर्शित कर रहा है, इसी प्रकार ये इसके बिना भी स्वयं को प्रदर्शित करेगा। यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखें इसको जो लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार आनुवंशिक लक्षण के दो विपर्यासी युग्म विकल्पी पृथक्करण के समय एक दूसरे के अलावा होकर भी, किसी के साथ मिलकर भी, किसी अन्य लक्षण के साथ मिलकर भी अपना लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये किसी भी दूसरे प्रभावी या अप्रभावी के साथ में संयोजित हो सकते हैं और अपने लक्षण को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जो नियम है वो तो आपको याद ही रखने हैं। जो प्रभावी होता है वही प्रदर्शित होता है, जो अप्रभावी होगा वो प्रदर्शित नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल की बात की। आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपके मन में कोई सवाल हो सकता है नहीं आए, लेकिन पढ़ने के बाद में आपको सवाल याद आएगा कि सर ने कैपिटल वाई और कैपिटल आर का तो बता दिया, लेकिन स्मॉल वाई स्मॉल आर का कुछ नहीं बताया। देखें ये बिल्कुल खाली है, मैंने कुछ तरह का इसमें निशान नहीं लगाया, कोई मार्किंग नहीं की। इसको क्यों नहीं बताया मैंने? उसका कारण ये है कि ये अप्रभावी है। ये अप्रभावी हमेशा समयुग्मजीय अवस्था में ही दिखते हैं। जब भी ये दोनों वाई साथ में होंगे तभी दिखेगा, ये दोनों आर साथ में होंगे तभी दिखेंगे। इसीलिए मैंने इनकी कोई बात नहीं की है। चलते हम अगली स्लाइड पर, जिसमें आपको ये और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये द्विसंकर संकरण। अभी मैंने क्या कहा था, अगर आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझना है तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए आपको द्विसंकर संकरण का नियम समझना होगा। तो द्विसंकर संकरण के नियम से ही आपको समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल आर है। ये दोनों अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, पीला और गोल। शुद्ध और अशुद्ध छोड़े, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो पॉइंट की बात है हमारे काम की उसकी बात करूंगा, क्योंकि ये स्लाइड में पहले आपको समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर पीला और गोल है दोनों और अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वाई इस आर की उपस्थिति में दर्शा रहा है अपना लक्षण, ये आर भी वाई की उपस्थिति में अपना लक्षण दर्शा रहा है। परंतु ये देखें यहाँ पर, यहाँ आए इस पर, इस कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है। तो जब यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, फिर भी इसका लक्षण कैसा है? ये पीला है और झुर्रीदार है, गोल नहीं है, झुर्रीदार है। क्योंकि जब कैपिटल आर नहीं है तो लक्षण तो उसका प्रदर्शित नहीं होगा। लेकिन वाई अपना लक्षण नहीं छोड़ रहा। चलो ये तो दोनों है, लेकिन यहाँ अगर हम ले तो जैसे इसमें लेते हैं, यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर अकेला वाई है ना, इसके साथ इसका दूसरा साथी वाई है ना, दूसरा कारक जो वाई है वो भी नहीं है। और साथ में जो ये आर थे, देखें यहाँ पर ये तीन कैपिटल वाई, दो कैपिटल आर, ये तीनों ही इसके साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीला है और अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं और इसी को कहा गया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसी तरह आप आर के बारे में देखें, ये देखें यहाँ, ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा उदाहरण आर के लिए। इस आर के साथ में ना तो दूसरा आर है, कैपिटल आर है, और ना ही कैपिटल वाई है साथ में इसके, फिर भी ये अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये पौधा, इसमें जो बीज है, ये बीज गोल है, ये बीज यहाँ पर गोल है और अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंदर जब हम दो लक्षणों को लेते हैं तो एक लक्षण के एलील, एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे की अनुपस्थिति में भी स्वयं को प्रदर्शित करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये वही उदाहरण जो हमने अभी बात की है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है जो हमने अभी बात की है कि जो समयुग्मजी आपने लिए हैं, कैपिटल आर और इसका आपने करवाया था संकरण स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ में, और आपका F1PD के अंदर सभी पौधे कैसे मिले? विषम युग्मजी सभी मिले आपको, पीले व गोल, लेकिन ये क्या थे? विषम युग्मजी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिले थे आपको F1PD में। और इसके बाद में जब आप F2PD की बात करते हैं, ये देखिए F2PD,
तो यहाँ जब हम बात करें F2PD की, तो F2PD में आपको क्या मिला, लक्षण प्रारूप 9331 तथा जीन प्रारूप, वो जीन ऊपर चला गया, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, जीन प्रारूप क्या मिला आपको, मैंने आपको बताया था याद किस तरह से रखना, 12 24 12 12 1, ठीक है, आपको इस तरह से इसको याद रखना है, 12 24 12 12 1, लेकिन लिखना नहीं है, लिखने में आप हर एक डिजिट के बाद में, हर एक संख्या के बाद में अनुपात का निशान लगाएंगे। तो ये जो यहाँ पर 9331 है जो हमारे काम का है, यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था ये वही है, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल Y कैपिटल R की अनुपस्थिति में भी पीला है, ये कैपिटल R कैपिटल Y की अनुपस्थिति में भी अपना गोल लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये लेक्चर बहुत सरल सा लेक्चर था। क्या पढ़ा है हमने यहाँ पर, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में लास्ट में इसको खत्म करता हूँ 2 मिनट के अंदर। हमने यहाँ पर बात की है 3 नियमों की मेंडल के। पहला नियम प्रभाविता का नियम, जिसके अनुसार F1PD में मेंडल ने कहा वही प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा, बीच के लक्षण कभी नहीं मिलते। दूसरा नियम विसंयोजन या युग्मकों शुद्धता का नियम। तो मेंडल ने कहा था कि युग्मक सदैव शुद्ध होते हैं और जो युग्मक, जो अलील, जो युग्म विकल्पी, जो कारक अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है F1PD में, वह F2PD में अपने आप को पृथक कर लेता है और प्रदर्शित करता है। और तीसरा नियम जो था, तो पहले के 2 नियम जो थे उनको तो समझाने के लिए आपको यूज किसको करना है, एक संकर संकरण का प्रयोग। तीसरा जो नियम है उसको समझाने के लिए आपको द्विसंकर संकरण के प्रयोग का उपयोग करना है और उसके आधार पर आप समझा सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसके अनुसार जब आप 2 लक्षण लेते हैं, 2 से अधिक लक्षण ले रहे हैं, तो किसी भी एक लक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति दूसरे लक्षण के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो ये था आपका 3 नियम मेंडल के, जिनकी हमने आज बात की है। थैंक यू।